हेलो सर, आई एम वैष्णवी फ्रॉम क्लास 10th। आपका इस कन्वर्सेशन कम पॉडकास्ट में स्वागत है। तो जैसा कि इस इंस्टीट्यूट को 5 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको इस जर्नी के बारे में क्या लगता है और ऐसे कौन कौन से अप्स एंड डाउन्स हैं जो आपने फेस किए हैं, और इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? Thank you, Vaishnavi, very much, and for having me here. And this is also a very special day for me, and for all the students whom I have taught in this long span of 5 years. बट ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कि मैंने कल ही अभी स्टार्ट किया था कोचिंग और आज ये 5 साल पूरा हो गया, ठीक है। बट इसको अगर मैं एक एक साल करके याद करूँ तो मुझे एक एक मोमेंट आज भी याद है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वन स्टूडेंट जो कि पहली बार आया और फिर मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया, और स्पेशली ऐसे भी कुछ मोमेंट्स याद है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि अब इसके बाद कोई दूसरा स्टूडेंट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कभी डाउन फील होने लगता है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो काम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा अप्स ही मिले, डाउन्स जरूर मिलते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा जो डाउनफॉल मुझे मिला वो मिला स्पेशली कोविड के लॉकडाउन में, ठीक है। आपको भी पता होगा कि 2020 के मार्च के बाद जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया हम बात करें तो लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। उसमें सब कुछ बंद हो गए थे, ठीक है। केवल वही सर्विसेज स्टार्ट हो रही थी जो ऑनलाइन थी। तो ऐसे में एजुकेशन उस समय पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में आया नहीं था, और ऑनलाइन मोड में लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के पास थी नहीं। वही प्रॉब्लम हम लोगों ने फिर फेस की, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होते तो आपको बैक ऑफ करना पड़ता है। तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने बैक ऑफ किया। तो मैंने भी उसमें करीब 4 से 5 महीने के लिए, ऑलमोस्ट मुझे याद है कि सितंबर 2020 तक जो है मेरे पास कोई काम नहीं था और मैं घर पे रहता था। तो उस समय ड्यूरिंग 5 to 6 मंथ मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या करें घर पे। तो फिर मुझे याद आया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे सीख लेनी चाहिए अगर मैं फिर से टीचिंग स्टार्ट करता हूँ। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक NPTEL करके वेबसाइट है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग। तो वहाँ पे आप इंजीनियरिंग, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स किसी भी ब्रांच के पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरा बचपन से हमेशा मन था बायो को और एडवांस में पढ़ने का, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्लास 10 के बाद बायो को पढ़ने का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करना की इच्छा थी मेरी, तो मैंने मैथ्स ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। लेकिन फिर भी हमेशा मुझे ये अंदर से क्यूरियोसिटी थी कि अपने आप को जानने के लिए आपको अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, और इससे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है जिसमें कि आप बायो पढ़ रहे हैं और बायो में आपको अपने पूरे बॉटनी जूलॉजी को समझने की पूरी मतलब एक बैकग्राउंड मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम मेडिकल के कुछ कोर्सेज जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आके उसमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो आके वहाँ पे टीचिंग कर रहे थे। तो मैंने पहली बार एनाटॉमी को बहुत डिटेल में पढ़ा, और हमारे बॉडी में कितने तरह के बोन्स होते हैं उसको जाना। फिर उसके बाद मैंने आइस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन के बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी की, और फिर उसके बाद मैंने ब्रेन, हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसको मैंने लगभग 5 से 6 महीने में उस कोर्स को पूरा कर लिया। तो मुझे इस स्टोरी को शेयर करते समय ये बताने की मतलब बहुत ज़रूरत है कि वो 5 से 6 महीने मैंने वेस्ट नहीं किया। वो उसमें क्या किया कि मैंने इंटरनेट को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि कुछ नया सीखने को मिल जाए, और फिर उसके बाद मैं जब फिर से पढ़ाना शुरू करूँ तो उसमें इस चीज़ को अप्लाई कर सके, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने अप्लाई किया भी आगे चल के कि 11-12 के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बायो ग्रुप से थे, और उनको बायो पढ़ाने के लिए मेरे पास तो सफिशिएंट नॉलेज था नहीं, क्योंकि मैंने खुद 10 तक पढ़ा था। लेकिन इस इंटरनेट की वजह से ही मैंने उनको बायो पढ़ाने के लिए मेहनत की, और कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि मैं उनको पढ़ा सकता हूँ। तो ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब डाउनफॉल से गुजरते हैं तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है। अगर आप उस समय वीक हो गए तो फिर आपको कोई भी अप नहीं कर सकता। तो ड्यूरिंग योर डाउनफॉल यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू ओवरकम दैट फियर, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ये 2020 से अभी आज तक 2024 में अभी तक ये कंटिन्यूएशन चल ही रहा है, और आगे भी एज आई होप कि सब कुछ अच्छा रहा तो चलता रहेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने और भी इसमें की, जैसे कि टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोगों ने क्या कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को स्टार्ट किया। स्पेशली ड्यूरिंग सेकेंड वेव मैंने एक टैबलेट परचेज किया, और उस टैबलेट के हेल्प से जूम ऐप को जूम ऐप का मदद लेके मैंने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया।
क्योंकि जब फिर से सेकेंड लॉकडाउन लगा तो उसमें क्या हुआ कि फिर से सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे। तो उस समय भी अगर आप ये इनिशिएटिव नहीं लेते तो फिर आपका इसमें बहुत ज़्यादा मतलब गैप हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उस समय तक मैंने ये सोच लिया था कि मुझे किसी न किसी तरीके से एजुकेशन को ऑनलाइन से जोड़ना होगा। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस थे। और जहाँ तक मेरे फ्यूचर एस्पिरेशंस की बात है, उसमें मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इट नॉट अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई टॉट, इट्स मोर अबाउट कि हाउ मच क्वालिटी कंटेंट आई एम गिविंग टू देम। इट्स डजेंट मैटर कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं या दो बच्चे को पढ़ा रहे हैं या दो से ज्यादा या 10 या किसी को पढ़ा रहे हैं। ये नंबर आज छोटा हो सकता है लेकिन इन फ्यूचर ये कितना बड़ा होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। इसकी रीच हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड तक पहुंच जाए, बट व्हाट मैटर्स कि योर बिलीफ सिस्टम शुड ऑलवेज बी विथ यू। नो मैटर कि आपको कोई कितना भी बोले कि ये काम मत करो वो काम मत करो, आपके अंदर भरोसा है कि आप ये काम कर सकते हैं तो आपको उसको करते रहना चाहिए, ठीक है। और जब तक आपकी अपनी सेल्फ बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तब तक आपको सक्सेस या फेलियर भी हो दोनों बैलेंस अमाउंट में आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आपको फेलियर मिला तो आप घबरा गए और सक्सेस मिला तो बहुत खुश हो गए। आपको दोनों को एब्जॉर्ब करने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे कुछ एस्पिरेशंस हैं और इन्हीं के साथ मैं आगे चल के इस इंस्टीट्यूट को और ग्रो करना चाहता हूँ। ओके, so thank you. Sir, now our next question will be asked by our next student. हेलो सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आज अब हमारा 5 इयर्स इंस्टीट्यूट का पूरा हो चुका है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 19 अप्रैल से इलेक्शन शुरू होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का पॉलिटिक्स का कितना रोल है एजुकेशन में? थैंक यू सिस्टी वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। एंड जैसा कि मुझे पॉलिटिक्स का कोई बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं दिखता है एजुकेशन के इस सेक्टर में, बट हाँ डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें या किसी भी इलेक्शन की बात करें, चाहे स्टेट असेंबली हो चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, इन सब में जो भी पार्टी इलेक्ट होती है, आई एम नॉट जजिंग एनीवन इन दिस कन्वर्सेशन, आई एम नॉट पासिंग एनी फीडबैक ऑन एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस इन द एजुकेशन सेक्टर। तो जहाँ तक पॉलिसी मेकिंग की बात है तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव, जैसे कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था NPTEL, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग। तो जो बच्चे एम्स या IIT जैसे कॉलेजेस में नहीं जा पाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन, आइदर फाइनेंशियल और एनी अदर रीजन, तो वो ऐसे कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो बच्चे उन टीचर्स तक नहीं पहुंच सकते, उन कॉलेजेस तक नहीं पहुंच सकते और उस तरह के हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं देख सकते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन वेबसाइट को यूज करके देख सकते हैं और कुछ स्किल बेस्ड लर्निंग भी वो लोग यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ तक मेरे तरफ से अगर आप मेरा पर्सनल फीडबैक पूछेंगे या ये जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल चीज़ों में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए जिससे कि एजुकेशन में और अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो हमारे लीडर्स हैं जो इलेक्ट होके जाते हैं यूनियन गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो कि रेगुलेशन करे एजुकेशन का एनुअल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ठीक है। अभी हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम क्या है कि केवल बोर्ड्स के एजुकेशन सिस्टम को एनुअली रिकॉग्नाइज करता है, बाकी की क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने का कोई वैल्यूएशन सिस्टम नहीं है। तो हम अपने तरफ से ये चाहेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी बने जिसमें कि बाकी क्लासेस को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी के समय में क्या हो गया कि बच्चों को एजुकेशन का इंपॉर्टेंस तभी दिखता है जब उनके बोर्ड्स एग्जाम आते हैं। अगर हम 10th की बोर्ड की बात करें तो उसके नीचे क्लासेस को आप देख लीजिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो बच्चे 8th से 9th में गए, जो बच्चे 7th से 8th में गए, वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं जाना या नहीं जाना डिजर्व करते हैं कि उनको प्रमोट कर दिया गया। तो वैसे ही जो बच्चे 12th तक पहुंचे वो एक्चुअली 12th तक डिजर्व करते हैं या नहीं करते। तो इसके लिए एक वैल्यूएशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और कंट्री लेवल पे भी या नेशनल लेवल पे। ओके, तो इस तरह के डिसीजंस अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो जैसे कि NPTEL के हेल्प से बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन को अब आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पा रहे हैं, तो वैसे ही जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है अगर हम उसको भी बदलेंगे तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन हायर एजुकेशन को और ज़्यादा एडवांस बनाएगा।
क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और इस पॉपुलेशन में ज़्यादातर नंबर जो है यूथ्स का है, जो कि बिलो 40 ईयर्स के एज गैप में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम उनको स्किल बेस्ड बनाएंगे तभी जो वो इंडिया की ग्रोथ में काफ़ी तेजी से प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन का वो बन चुका है, बहुत मेजर प्रॉब्लम बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स का आपका सजेशन क्या होगा? हाँ, ये तो बहुत सही बात है कि मोबाइल फ़ोन एक एडिक्शन बनते जा रहा है, और इसमें कोई डिनायल नहीं है कि 70% से ज़्यादा बच्चे मोबाइल को पढ़ने के लिए कम और एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये केवल मेरा ओपिनियन नहीं है, ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके डेटा के द्वारा भी, सर्वे के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू साबित किया जा सकता है। तो ऐसे समय में जब एजुकेशन में क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी बून बने या कर्स बने, इसको डिसाइड करने का सबसे बड़ा जो रोल प्ले जाता है वो पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा जाता है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल पेरेंट्स पे जाता है, वो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी जाता है। स्टूडेंट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि क्या हम अपना पूरा का पूरा समय केवल मोबाइल फ़ोन में गेम खेलते हुए या वीडियोस देखते हुए या कुछ भी अनदर एक्टिविटीज़ करते हुए निकाल दें, या उससे कुछ सीखते हुए बढ़े आगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा वो ये है मोबाइल फ़ोन में, कि ये सर्विस जो है मोबाइल फ़ोन में आपको 24/7 मिलती है। इसका कोई टाइम नहीं है कि डे नाइट में ये कभी बंद हो जाएगा या चालू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे थोड़े से लेट नाइट और थोड़े से उनके रूटीन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे कि उनके ब्रेकफास्ट का टाइम, उनके लंच का टाइम, उनके सोने का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। और इसके लिए मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हद तक रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं एक ऐसी कंट्री का जिसको कि आप आइडियल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या एज अ एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे चाइना में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो बिलो 18 ईयर्स हैं वो 2 घंटे ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकते। बिलो 13 ईयर्स जो बच्चे हैं वो 1.5 घंटे ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकते। जो बिलो 9 ईयर्स हैं वो 1 घंटे ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकते। अगर वो ऐसा करते भी हैं कि वो ज़्यादा यूज़ करने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा या बंद हो जाएगा या डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए यहाँ पे। और ये सडनली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरी तरीके से फ्रीडम दे देंगे बच्चों को कि आप इंटरनेट को जितना चाहे उतना चाहे और जब चाहे जहाँ चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और केवल पढ़ाई पे नहीं, उनके फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जा रही है कम एज में जो कि उनको नहीं होनी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम, लिवर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जो कि 20s के एज में या 18 की एज में बच्चों को नॉर्मली नहीं होती है, इनफैक्ट 30 की एज में भी नहीं होती है। ये सब ऐसी बीमारियां जो कि अगर हम आज से 10 साल पहले भी चले जाएं तो वो एबव 40 के लोगों को होती थी। बट ये सब प्रॉब्लम्स आजकल हो रही हैं क्योंकि बच्चे जो भी चीज़ें इंटरनेट पे देखते हैं उसको अपना आइडियल बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर कोई ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कुछ खा रहा है या पी रहा है, तो वो बहुत कूल लग रहा है उसको, तो वो उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है अपने लाइफ में। बट वो ये भूल जाता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे कूलिंग दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोकिंग कर रहा है तो बच्चा ये सोचेगा कि स्मोकिंग करना एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है, लोग उसको मतलब कूल नेचर की तरह समझते हैं। बट ऐसा नहीं है। जब तक उस बच्चे को आप ये नहीं बताएंगे कि स्मोकिंग या ड्रिंकिंग से जो है आपका हेल्थ इफेक्ट हो रहा है, तब तक वो ये नहीं समझेगा कि ये कूलिंग मतलब बैड इफेक्ट नहीं। वो हमेशा इसको क्या समझेगा कि ये कूल है, ठीक है। तो हमारे वीडियोस में क्या हो रहा है, हमारे इंटरनेट में क्या हो रहा है कि ये कूल इफेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और उसकी बैड इम्पैक्ट्स को कम दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये करने की कोशिश करें कि हर जो चीज़ इंटरनेट पर डाल लें उसके रेगुलेशन को तय करें कि आप जो भी एक्टिविटी करने के लिए किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, पहले ये बताएं कि वो किस पर्टिकुलर एज के लिए एप्लीकेबल है। ये नहीं कि हम 18+ की बात कर रहे हैं और वो 18 बिलो वाले भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे कोई लिमिट है नहीं उसको। अगर हम कोई ऐसी कंटेंट डालते हैं जो कि एडल्ट के लिए है, वो अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके माइंड सेट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये स्पॉन्सर का भी काम होना चाहिए कि जो उस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इस बात की पूरी ध्यान रखें कि वो वीडियो किसके लिए है और किस एज ग्रुप के लिए है। और इसी तरीके से हम इन टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड थिंग। आज के समय में जो चीज़ें
10 मिनट में हो जाती हैं या 10 घंटे में हो जाती है, वही पहले अगर आप देखेंगे तो 10 दिन में या 10 साल में होते थे, क्योंकि इतना फास्ट नहीं था पहले टाइम। बट ड्यू टू इंटरनेट अब चीज़ें जो है काफ़ी फास्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके जिससे कि हम इंटरनेट को या मोबाइल के एडिक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय अदनान योस्टनी। सर हमको बुक सेंड कीजिए। Hello sir, my name is Pranav Giri and I am from class 6. I give congratulations for 5 years completed of this institute. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है, आपको कोचिंग खोलने की इंस्पिरेशन मिली कहाँ से? See, first of all, thank you Pranav for congratulating me and congratulations to you also because I know you from last 2 years and you have been studying here. और जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है कि मुझे कोचिंग खोलने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं खुद पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा जो कि बहुत मतलब ऐसे बैकग्राउंड में उनका जन्म हुआ जब वो पढ़ाई से काफ़ी दूर थे, या ऐसे सिनेरियो में वो उनकी लाइफस्टाइल भी थी कि जहाँ पे पढ़ाई के बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 लोगों के नाम यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग बाहर के भी हैं, कुछ लोग इंडिया के भी हैं, तो सबका नाम तो नहीं ले सकते, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके वजह से मेरे माइंड में ये ज़्यादा इफेक्ट आया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर के लोगों की बात करें तो उसमें मुझे न्यूटन की कहानी काफ़ी इंस्पिरेशन लगती है, जब उसने अपनी बुक लिखी थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, जो उस बुक का ओरिजिनल वर्जन था वो न्यूटन के कमरे में आग की वजह से जल गया था, और न्यूटन ने 18 महीने दोबारा मेहनत करके उस बुक को फिर से लिखा। और इस बात को कहने में मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर वो ओरिजिनल बुक आज दुनिया में होती तो आज शायद दुनिया का फिजिक्स कुछ और होता। बट अगर आज के समय में आप बात करें कि किसी के साथ अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिसमें कि उसकी इतनी मेहनत की हुई प्रोजेक्ट या थीसिस या क्या कहते हैं वर्क खराब हो जाए, तो शायद ही कोई 18 महीने तक फिर से मेहनत करके उसको रिकवर कर सकता है। बट न्यूटन ने ये पूरा काम किया, तो न्यूटन के इस काम को देख के मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर न्यूटन ये कर सकते हैं तो न्यूटन तो काफ़ी बड़े साइंटिस्ट थे, तो क्यों ना मैं जितना कर सकता हूँ उससे मैं उन लोगों की हेल्प करूँ जो डिमोटिवेट हो जाते हैं या निगेटिव माइंड सेटअप में चले जाते हैं। दूसरा, स्टीफन हॉकिंग का नाम मुझे आता है ध्यान में। स्टीफन हॉकिंग भी एक अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने ब्लैक होल के बारे में काफ़ी स्टडी की। बट ब्लैक होल के बारे में जो उन्होंने स्टडी की वो काफ़ी लेट में, उन्होंने 60-70s में उसके ऊपर रिसर्च करते, मतलब वो शुरू से करे थे लेकिन उनके रिजल्ट जो हैं बाद में आए कंक्लूजन। लेकिन ड्यूरिंग उनके यंग टाइम में, आई थिंक मुझे एज तो नहीं अच्छे से याद है, लेकिन जब उनकी एज 20 या 25 साल थी तब उनको पैरालिसिस वाली प्रॉब्लम हो गई। आपने देखा भी होगा कि वो व्हील चेयर पे रह के हमेशा अपने लेक्चर्स दिया करते थे। बट जब उनके साथ ये कॉलेज में प्रॉब्लम हुई व्हील चेयर वाली, तो वो पूरी तरीके से एकदम नर्वस हो गए थे कि वो आगे की अपनी पढ़ाई या रिसर्च कैसे कर पाएंगे। बट फिर भी उन्होंने अपने इंड्योरेंस को, अपने परसिस्टेंस को, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखते हुए ये काम किया। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और वो लिटरेचर के फील्ड में जिस तरीके से काम किए, और आज जो लिटरेचर का एक बैकग्राउंड आप देखते हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल मेरे लिए। उन्होंने पेंटिंग की, और मैं अभी तो पेंटिंग नहीं करता हूँ लेकिन पहले जो पेंटिंग करता था उसमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे वहाँ से मिलता था। फिर ऐसे ही चंद्रशेखर करके एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट नाम से फिजिक्स में एक अच्छा सा रोल प्ले किया है, और सत्येंद्र नाथ बोस का आपने नाम सुना होगा। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि क्योंकि ये उस समय एजुकेशन को उतने हाई लेवल पे ले गए जिस समय इंडिया शायद आज़ाद भी नहीं हुआ था, और लोग उस समय एजुकेशन के बारे में इतना सीरियसली सोचते भी नहीं थे। तो जब वो उस समय ऐसा कर सकते हैं तो अब तो इंडिया आज़ाद है, और इस समय आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एजुकेशन को उस जगह तक फैलाया जाए जहाँ तक इसको फैलाया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा सोर्स है जिससे कि आप लोगों की पॉवर्टी, लोगों के लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो ये मेरे कुछ इंस्पिरेशन से, और इन्हीं से मैंने मतलब सीख लेते हुए इस कोचिंग को स्टार्ट किया। थैंक यू सर। मैं एक और स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ। हेलो सर, मेरा नाम रुद्र है, मैं क्लास 8th में पढ़ता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं आपकी ट्यूशन को खुले हुए 5 साल हो गए हैं,
और आप इतने सारे ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं जो नॉर्मली स्कूल में भी नहीं किए जाते हैं, और इसके पीछे का रीज़न क्या है? थैंक यू रुद्र, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। और जहाँ तक ट्रिप की बात है कि ट्रिप इतने क्यों ऑर्गेनाइज करता हूँ मैं, तो वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वो एनुअली बस एक ट्रिप होता है जो कि नॉर्मली पिछले 2 साल से स्टार्ट हुआ है। तो वो दोनों ही ट्रिप जो है सारनाथ के लिए था। और सारनाथ मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और जो लोग वाराणसी में रहते हैं या जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते होंगे या जो नहीं भी फॉलो करते होंगे वो भी जानते होंगे। तो मेरे लिए एजुकेशन जो है केवल इस तरीके से नहीं है कि आप एजुकेशन आप ले लिए, आपको डिग्री मिल गई, आप सर्टिफिकेट हासिल कर लिए, आप जॉब ले लिए और आपकी लाइफ सेटल हो गई। एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर जॉब, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटमेंट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। ओके, एंड एनलाइटमेंट जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एजुकेशन को केवल नौकरी पाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो वो पेपर की तरह रह जाएगा। जब तक आप उसको रियल लाइफ में नहीं उतारेंगे तब तक वो आपको मतलब आपके लाइफ के चैलेंजेस से लड़ने के लिए आपको शक्ति नहीं दे पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वर्ल्ड क्या फेस कर रहा है, तो 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग आज के समय में फेस कर रहे हैं, जो कि सब मतलब आने वाले समय में अगर नहीं कंट्रोल किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी के लिए क्रिएट करेगा और अर्थ के लिए भी। वो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत तेजी से हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि आप भी महसूस करते हो कि हर साल गर्मी में जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली बढ़ते जा रहे हैं। और हर साल अगर आप ये कंपेयर करेंगे कि जो गर्मी का समय है वो 200-250 इतने दिन हो रहा है, और ठंडी का समय क्या हो रहा है, घटते जा रहा है 365 में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से पोल्यूशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से बदल रहा है। जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारे आर्कटिक और अंटार्कटिका में आइस कैप्स है, वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। और जब ये पिघलेंगे तो हमारे सी लेवल के राइज होंगे, और जब सी लेवल के राइज होंगे तो जो हमारे कोस्टल सिटीज़ हैं, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वाइजैक हो गया, ये सब सिटीज़ ऐसे हैं जो कि सबसे पहले डूबेंगे। ठीक है, और वर्ल्ड में आप और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं जो कि जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया और सिडनी हो गया, लंदन हो गया, ये सब ऐसे सिटीज़ हैं जो कि समुद्र किनारे होने की वजह से बहुत तेज़ी से डूबेंगे। ठीक है, तो हमें बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन उनके लाइफ को इम्पैक्ट करे तो करे, और उसके साथ साथ उनके लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को भी फेस करने के लिए उनको पावर दे सके, उनको कैपेसिटी दे सके। तो इस ट्रिप से मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे कि सारनाथ ट्रिप से मेरी कोशिश ये थी कि बच्चों को बुद्धिज़्म के बारे में बताया जाए। ठीक है, क्योंकि बुद्धिज़्म के लिए वो वन ऑफ द होलीएस्ट साइट माना जाता है। और आपको भी पता होगा सारनाथ वो पहली जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो मात्र 4 शिष्यों से उन्होंने स्टार्ट किया था अपने बुद्धिज़्म के जर्नी को, और आज आप देख सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 करोड़ से ज़्यादा लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जर्नी कुछ मेरी एजुकेशन की ऐसी ही है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने ट्रिप्स मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने ट्रिप्स हर साल बच्चों को दिए जाए। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने से उनको जो पेपर पे नॉलेज मिल रहा है वो रियल लाइफ में भी मिलता है। और जैसा कि बुद्धिज़्म में ये भी बताया गया है कि अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कैसे सेटल कर सकते हैं, कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है कि उनके अंदर थॉट और जो